स्वागत है बच्चों आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग का क्लास है बच्चों महामैराथन क्लास, जिसमें क्लास 10 बिहार बोर्ड का मैथ सब्जेक्ट का आपको लगभग पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। ये महामैराथन क्लास थोड़ा लॉन्ग होगा, जिसमें आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। क्योंकि बच्चों 17 फरवरी से आपका बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसको लेकर आपका महामैराथन क्लास अनाउंस किया गया है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस पे। तो ये आप इस ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पे जाके आप जुड़ जाइए और आप ऐप पे भी जाके अपना ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, हम लोग पहले चैप्टर से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट सवाल है। वास्तविक संख्या है हमारा पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है बच्चों वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में बच्चों हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें बच्चों होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये ना होता है। यानी यहाँ पे a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, ये ऐसे कर लेते हैं, a यहाँ है बी क्यू, ये है आपका शेषफल r। जो r का मान होगा बच्चों कहाँ होगा, 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। 0 का मान क्या होता है, r का मान क्या होता है, जो शेषफल का, ये ध्यान रखना है ठीक ना। जो शेषफल का मान होता है 0 से बड़ा और बराबर और बी से क्या होगा, ये भाजक से छोटा होता है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ये सब रहता है कि आर का मान कहां से कहां होता है, यानी 0 से बड़ा और बराबर और भाजक से छोटा जो शेषफल होता है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है, जो ऐसे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं बच्चों, वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाज्य हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब। अब पूछ देता है बच्चों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 11। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले तो देखिए बच्चों, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ऐसे निकालना है, 255 है तथा 135 है या 125 है। इसका निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या मसा निकालना है, मसा निकालना है। तो क्या करेंगे, 125 जो छोटा है इसको बाहर रखेंगे, बड़े वाले को अंदर कर देंगे, तो कितना बार मिलेगा, 125 दूना 250, 5 बज गया। अब 125 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 बचे, यानी जो अंतिम भाजक है बच्चों, जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक है वो क्या होगा, मसा होगा। इसको सजा के लिखेंगे कैसे, a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, यहाँ 255 हो गया, 125 गुना 2 प्लस 5। फिर दूसरा स्टेप में 125 बराबर 5 गुना 25 प्लस 0, यानी जो अंतिम भाजक है क्या हो जाएगा, मसा। मसा बराबर क्या आ गया, 5। ये क्या आ गया आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये मसा ज्ञात आ गया, ठीक है। आप इसे नोट करिए। देखिए बच्चों, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन जो है सब प्रीवियस ईयर का है, पूछा हुआ सवाल है और ये करा रहे हैं इसी टाइप का, या इसी में से एक आपका 2 मार्क्स का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा ज्ञात करें।
तो हम लोग यहाँ पे 135 लिख देंगे ऐसे, 225 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये लगभग डबल करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा 270, तो एक बार में लगाते 135 90, ठीक है। फिर लगाते हैं बच्चों एक यहाँ 135 लिख देते हैं, एक बार में 90 45, फिर यहाँ पे आ जाएगा 90, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे 45 दूना 90। तो यानी आखिरी जो भाजक है आपका 45 बचा, तो यानी ये आपका मसा हो गया। तो हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पहला ये जो भाज्य है 225 है, 135 गुना 1 प्लस 90। फिर बच्चों देखिए इसमें सेकेंड स्टेप में 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, यहाँ लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, यानी शेषफल 0 हो गया। तो बच्चों यहाँ आपका आखिरी मात्रा ये है, मात्रा बराबर आखिरी भाजक ये था, तो मात्रा बराबर क्या आ गया बच्चों, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया बच्चों 135 और 225 का 45, यानी मात्रा कितना आ गया 45, मात्रा कितना आ गया 45। आया समझ में? यहाँ पे ये रखे 135, ये 225, तो एक बार में 135, यहाँ पे ये आ गया बचा 90, फिर ये जो 135 है ना यहाँ आ जाएगा, आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में? ये फिर 135 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ 90 उतार दिए, कितना बार में, एक बार में 90, तो बचा कितना 45। अब ये वाला बचा तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जो जो बचते जाएगा यहाँ पे लिख देंगे। अब 45 दूना 90, जब तक नहीं लगे काटते जाएंगे, ठीक है, जब तक पूरा यहाँ 0 ना आ जाए, जब तक ऐसे ऐसे करके भाग देते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ शेषफल 0 है, यानी जो आखिरी भाजक बना ना, भाजक जो भाग देने वाला है वही क्या हो जाता है इसका मतलब, यानी 2 नंबर का आता है ये, बस एक बार ध्यान से देखना है। फिर ये लास्ट में ऐसे लिख देना है बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ए ये है, 135 ये है, एक ये है और 90 ये शेषफल जो बचे। फिर ये खत्म हो गया, तो 135 ये हुआ, 90 ये, एक ये और 45 जो शेषफल बचा बस प्लस में लिखेंगे, ठीक है। फिर 90 ये वाला यहाँ बराबर 45 गुना 2 और प्लस 0, यहाँ पे 0 बची, यहाँ पे 0 शेषफल 0 हो गया, तो आखिरी जो भाजक बचा 45 ये क्या हो गया मात्रा, ठीक है। नोट करना है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। देखिए बच्चों आप लोगों ने पहला सवाल देखा, अब दूसरा देखते हैं। आप लोग पहले समझ चुके होंगे कि कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा ज्ञात करा जाता है। अब देखिए बच्चों हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, एक और देखते हैं क्या है, 870 और 225, 225 को इधर कर देते हैं और 870 यहाँ कर देते हैं। अब देखिए कैसे सोचेंगे, देखिए लगभग 225 है, 225 चौके होता है 1000, 225 चौके 1000, यानी 1000 से ही ज्यादा हो जाएगा, तो कम बार में लगाना है। कितना बार सोचेंगे, 3 बार में, 2 बार में तो 250 आ जाएगा, 450 आ जाएगा, तो उससे और आगे बढ़ेंगे तो 3 बार में, 3 बार में यहाँ सोचते हैं, तो 3 बार में 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 = 7, 3 दूना 6, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से ये हो गया 5, 16 में से 9 7 गया 9, 8 7 में से 1। फिर अब 195 को यहाँ पे लिख देंगे और 225 यहाँ आ जाएगा आपका भाज के रूप में। फिर एक बार में लगेगा बच्चों 195 0 3, अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 195 30 बचा, अब 3 6 का 18, यानी 6 बार में लगाते हैं बच्चों। देखिए जब तक भाज शेषफल 0 ना हो लगाते चलना है, जब तक शेषफल 0 ना हो क्या करना है, लगाते चलना है। 5 1, अब फिर क्या आ जाएगा 30 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा, तो 15 दूनी 30। अब देखिए यहाँ पे जाके कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो ये जो बच्चों आपका हो गया, जो 15 हो गया आपका, ये जो 15 हो गया बच्चों, ये 15 ये क्या हो गया आपका मास हो गया। क्यों? क्योंकि आखिरी भाजक यही है, यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। क्या किया पहले था क्या 225 और 870, 225 छोटा वाला बाहर बड़ा वाला अंदर। अब देखो यहाँ पे इससे मन में करेंगे 225 को 4 से गुना किए तो 1000 आ गया, तो 1000 तो इससे ज्यादा ना हो गया। तो इससे क्या है भाज्य से यहाँ पे कम आना चाहिए, भाज्य से यहाँ पे कम आना चाहिए। तो 3 बार में लगेगा तो क्या है 675, तो 675 में से
870 में से 675 घटाए तो 195। अब ये जो भाजक है यहाँ पे चला जाएगा, अब ये भाज्य बन जाएगा। फिर एक बार मिलेगा 195 तो बचा शेषफल 30। फिर 195 है जो यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। फिर 6 18 180 लगा, फिर बचा आपका 15 और ये बन गया भाज्य 30। तो 15 दूनी 30। अब आगे आपका ये जो मसा है 15। अब इसको सजा देंगे कैसे, ए बराबर BQ प्लस आर 870 225 गुना 3 प्लस 195, फिर 225 195 गुना 1 प्लस 30 195 30 गुना 6 प्लस 15, फिर 30 बराबर 15 गुने 2 प्लस 0, यानी यहाँ से शेषफल 0 हो गया बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं मसा बराबर 15, यानी आपका जो मसा आ गया क्या आ गया 15। इस प्रकार से ये हो गया आपका दूसरा सवाल। और ये 3 है जो आप होमवर्क में बनाइएगा, खुद से सेल्फ बनाइएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। बच्चों 5 सवाल हम देखिए बच्चों, हम लोगों ने 5 सवाल देखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अब देखते हैं बच्चों प्रश्नावली 1.2 का। प्रश्नावली 1.2 में एंट्री करते हैं। उसमें क्या है, पहले उसका थ्योरी देखेंगे, फिर उससे सवाल देखेंगे। तो बच्चों उसमें है आपका पहला है कि आवाज गुणनखंड निकालना। आवाज गुणनखंड निकालना तो हम लोग अभी सीखे हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आवाज संख्या वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाज्य, जैसे 2 3 5 7 11 13 ये आवाज संख्या है, ठीक है। तो इसमें हमको पहला प्रश्नावली 1.2 में देखना है बच्चों आवाज गुणनखंड निकालना। जैसे 144 का आवाज गुणनखंड निकाले तो 144 का आवाज गुणनखंड ऐसे निकालेंगे 72 36 18 9 3। अब इसको सजा देंगे कैसे बच्चों 144 को, देखिए 2 का 1 2 3 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, ये तो हो गया आवाज गुणनखंड। अब इसे पूछ देता है कैसे कि 144 के आवाज गुणनखंड में 2 का घात बताइए, है ना। इसमें इस टाइप से पूछ देता है, एक तो आवाज गुणनखंड हुआ है सिंपल ही। अब इससे पूछ देगा ना कि 144 के आवाज गुणनखंड में 3 का घात बताइए, 144 के आवाज गुणनखंड में 4 का घात बताइए। ऐसे और भी रहेगा तो पूछेगा 5 का घात बताइए। तो पहले गुणनखंड कर लेंगे, फिर उसका घात देख लेंगे कि कितना है। तो मान के चलो कि पुनः ना 144 के आवाज गुणनखंड में 3 का घात बताइए तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 का घात बताइए तो 4 हो गया, है ना। इस प्रकार से तो ये हुआ आवाज गुणनखंड का निकालना। और देखिए प्रश्नावली 1.2 में और एक थ्योरी है तो वो भी बता देते हैं, फिर हम लोग सवाल बनाएंगे। दूसरा थ्योरी है बच्चों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या है लस गुना मस, ठीक है। यानी पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या है लस गुना मस, ठीक है। ये है फॉर्मूला है। यदि आपको निकालना है बच्चों लस तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटा में क्या आ जाएगा ओके, एक ये हो गया। यदि आपको निकालना है मास तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लसा हो जाएगा। यदि आपको सिर्फ निकालना है पहली संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करें तो हो जाएगा लसा गुने मासा बटा में दूसरी संख्या। या दूसरी संख्या ज्ञात करना हो क्या होगा लसा गुना मासा बटा में पहली संख्या। तो बच्चों देखिए क्या क्या है हमारे पास। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मासा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मासा, लसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मासा। यदि मासा ज्ञात करना तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा,
या पहली संख्या ज्ञात करना तो लसा और मसा को गुना कर देंगे, भागा दे देंगे दूसरी संख्या से, या सिर्फ दूसरी संख्या ज्ञात करना तो लसा गुने मसा को बटा भागा दे देंगे पहली संख्या से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों प्रश्नावली 1.2 का। पहले निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करना है, ठीक है, लसा गुने मसा का इस प्रकार से फॉर्मूला है। तो बच्चों आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग सवाल देखते हैं। इससे जो सवाल है प्रीवियस ईयर में पूछा है उन सब सवालों को देखते हैं। चलिए नोट करिए इसे। देखिए बच्चों अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कहना है बच्चों जैसे ये है हमारा, मान के चलिए 26 है, तो इसको गुणनखंड के रूप में करने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे 13 दूनी 26, यानी कि 26 का गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना 13। अभाज्य देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी क्या है अभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार ये प्रश्न है बच्चों, उसी प्रकार ये प्रश्न है, बोल रहा है 140, 156, 38, 25, 96, 234, ये 5 सवाल है बच्चों जो पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस कई वर्षों में पूछा गया है। तो पहले कह रहा है कि 140 का, तो देखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से पहले 70, 2 से 35, फिर 5 से 7। तो अब इसको सजाएंगे कैसे बच्चों, 140 बराबर 2 गुना, ऐसे लिख देते हैं घात के रूप में, 2 का पावर 2, 5 गुना 7। ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब इस प्रश्न में यदि घुमा के कुछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए, तो 2 का घात बताइए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पूछे कि अभाज्य गुणनखंड के 140 में 7 का घात कितना है, तब क्या बोलेंगे आंसर 1 होगा। यदि बोला कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका लघु टाइप का, और ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 140 का गुणनखंड में 5 का घात 7 का घात, ऐसे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ऐसे लिख देना है लघु में, समझ गया। देखिए दूसरे सवाल को देखते हैं, 156 है, 156 को बच्चों ऐसे कर देंगे 2 से, 2 से 14, 2 16, फिर 2 से 2 6, 2 9 18, 3 से 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 है खुद अभाज्य संख्या तो ये कटेगा नहीं, 13 एक क्या है खुद अभाज्य संख्या, तो इस प्रकार ये कटेगा नहीं। अब 13 से नहीं ना लगेगा, 13 से एक बार में, तो 156 को कैसे सजा देंगे, 2 का पावर 2, 3 गुना 13। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 13 का घात क्या होगा, तो 13 का घात 1 होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, तो 2 होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा, तो 1 होगा। ये हो गया। एक और सवाल देखते हैं बच्चों, 38 25। तो देखिए बच्चों कैसे लगाएंगे कि ये, अब देखिए लास्ट का डिजिट क्या है। अब देखिए भाग का भी एक तरीका होता है, यदि लास्ट का डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये क्या से भाग लगेगा, 2 से विभाज्य होगा। क्या से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए कि अब कोई संख्या जैसे 3 है, 8 है, 1 है, तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें तो 1 है, तो ये नहीं पता चल रहा है कि 2 से तो लगेगा नहीं। तो क्या से देखेंगे कि इन सभी का सम कितना हो रहा है, मतलब तीनों डिजिट का सम कितना हो रहा है, 8 3 11, 1 12। अब 12 है जो 3 से विभाज्य है, 12 है जो 3 से विभाज्य है, इसका मतलब कि ये भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। इस 2 से नहीं लग रहा है तो कैसे लगाएंगे 3 से। चेक कैसे करेंगे, यदि इन सभी का सम यानी योग 3 से विभाजित तो वो भी 3 से लगेगा। और देख लेते हैं, जैसे ये है 4 7 2 अब देखिए बड़ा डिजिट है तो आखिरी में तो 1 है, अब 2 से तो लगेगा नहीं। अच्छा 5 से लगने के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी में 0 होना चाहिए, 5 और 0, 0 या 5 होना चाहिए। 5 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 या तो 5। यदि आखिरी अंक 5 है तो यानी ये कैसे भाग लगेगा, 5 से लगेगा। आखिरी अंक जैसे ये है 0 है तो यानी ये क्या लगेगा, 5 से लगेगा। ठीक है, 2 से है आखिरी में 0 2 4 8 6 8 रहेगा। अब देखिए 3 का क्या है, सभी का सम होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है, इसको जोड़ के देंगे, 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15,
15 एक 16, इसको और बना देते हैं, 16 2 18। तो ये 3 से भी लग सकता है, ऐसे 2 भी से भी लग सकता है। एक और देख लेते हैं, 4 4 1 है। अब लास्ट में 1 है, आखिरी का अंक 1 है, तो चारों को तीनों को जोड़ लेते हैं तो 9 आ गया। तो यानी ये 3 से विभाजित, तो इसका मतलब ये 3 से लग जाएगा। 9 3 से विभाज्य है ना, तो यानी कि ये 441 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब चलते देखते प्रश्न में जो है हमारा। अब देखिए यहाँ पे आखिरी अंक क्या है, 5, तो क्या से लगाएंगे, 5 से। तो 5 से 35, तो कितना बचा, 3 बचा ना, 32 हो गया। 5 6 3, फिर कितना बचा, 2, 5 बचे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 3 15। अब देखिए यहाँ पे 2 से तो नहीं लगेगा ना, 5 से, तो देखिए इन तीनों का सम क्या हो रहा है, 6 3 9, 9 3 से विभाजित, इसका मतलब किससे लगेगा, 3 से। 3 बचे 15, 3 एकम 3, फिर देखिए 5 1 6, यानी कैसे 3 से विभाजित, तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 7। अब 17 एक खुद आभास संख्या है, तो ये यहीं तक रुक जाएगा। यानी 38 25 का क्या हो गया, 5 2 बार है, 3 2 बार है, 17 एक बार है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव में बच्चों कि 38 25 का आवाज गुणनखंड, 5 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 17 हो गया। अब इसे 38 25 का बोले ना कि 38 25 में कि आवाज गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, तो 5 का घात कितना हो जाएगा, 2। 3 का घात कितना हो जाएगा, तो 2। बोला कि 38 25 में कि आवाज गुणनखंड में 17 का घात कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 प्रश्न देखा बच्चों, और 2 प्रश्न आप स्वयं करिए, फिर देखते हैं अगले में, नोट करिए इसे। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। पहले हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड विभाजन से महत्व ज्ञात करने के लिए, लेकिन अब हम लोग देखेंगे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग निकालने सीखेंगे मासा और लसा। किस विधि द्वारा सीखेंगे, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लसा निकालना सीखेंगे। पहले हम लोगों ने सीखा यूक्लिड विभाजन से लसा मासा निकालने के लिए, अब सीखेंगे हम लोग आवाज गुणनखंड विधि से। तो देखिए पहले क्या है, 8 6 है, तो 6 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। 22 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 11 हो जाएगा। 6 का आवाज गुणनखंड 2 गुना 2, 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 22 का 2 गुना 11। ठीक है, अब देखिए पहले इसे मासा निकालना है, तो मासा का मतलब क्या हो गया, महत्तम समवर्तन, यानी ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को भाग दे दे, ऐसी बड़ी संख्या जो तीनों को भाग दे दे। तो देखिए ऐसी बड़ी संख्या कौन है इसमें से जो तीनों को भाग दे दे, 2 है। तो देखिए ठीक है, 2 है जो तीनों में कॉमन है, क्या है, तीनों में, 6 में भी कॉमन है, 8 में भी है, 22 में भी है। इसका मतलब 2 ऐसी संख्या है सबसे बड़ी संख्या कि 6 को भी भाग दे देगा, 8 को भी भाग दे देगा और 22 को भी दे देगा। 11 से देखिए सिर्फ 22 कटेगा, ना कि 8 कटेगा, ना 6 कटेगा। 3 से सिर्फ ये कटेगा 6, ना कि 8 और 22। तो कह रहा है कि 6 8 और 22 का मासा क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 2 2 कॉमन है तीनों में, ऐसा संख्या जो तीनों में कॉमन हो, क्या हो, तीनों में। तो देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है ना। 3 को इसमें है, लेकिन इसमें है नहीं ना, है इसमें है नहीं है। फिर 11 इसमें है, 22 में है, इसमें है नहीं है, नहीं है, तो ये नहीं लिखाएगा। ऐसी संख्या जो क्या हो, तीनों में हो, क्या हो, तीनों में है, तो क्या है ऐसी संख्या, 2। यानी मासा क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आया, मासा निकालने सीखा आवाज गुणनखंड विधि से, बोलो। मतलब ये ऐसी संख्या जो तीनों में हो, क्या हो, तीनों में हो। अब लसा कैसे निकलेगा, जो कॉमन है तीनों में क्या है, 2। अब बच गया क्या क्या, 3 2 गुना 2 गुना 11 सब लिखा जाएगा, जो बच गया सब लिखा जाएगा। लसा में क्या कॉमन है, जो लिखाया है, बात समझ में, जो बच गया सब लिखा गया, समझे नहीं। देख फिर से लसा में लघुत्तम है, कॉमन कितना है, तीनों में है, 2 लिख दिए। अब बचा हुआ क्या क्या है, 3 2 2 11, सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 तिहाई
6, 6 दूना 12 दूना 24 को फिर 11 से गुना कर देंगे, 11 चौके 44, 11 दूना 22, 22 4 26, यानी लसा कितना आ जाएगा 264, यानी कि मौसा क्या आ गया 2 और लसा कितना आ गया 264। अब बात समझ में आ गया ना 264 ये। फिर देखिए हम लोग ये देखते हैं, ये वाली सवाल देखते हैं, है ना समझ में। अब देखिए 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 का 3 गुना 3, 12 का क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 2 गुना 4, 2 तिहाई 3 दुना 6, 6 दुना 12, 27 का क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। ठीक है यहां तक, ठीक है। अब देखते हैं मासा। तो मासा का मतलब ऐसा संख्या जो तीनों में कॉमन है, तो ऐसा संख्या कौन है जो तीनों में कॉमन है, 3 3 3। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहां भी है, लेकिन क्या बीच वाले में है नहीं है, तो नहीं लिखाएगा, नहीं ना लिखाएगा, तो सिर्फ क्या लिखाएगा इसमें 3, क्या लिखाएगा सिर्फ 3, क्या लिखाएगा सिर्फ 3, यानी मासा क्या हो गया 3 हो गया। अब चलिए मसा है, बात समझ में, मसा है ना समझ में। अब लसा, लसा में जो कॉमन है वो लिख दिया 3, ठीक है लिख दिया। अब देखिए इसमें ये कॉमन था और एगो ये था, तो दोनों के बदले कितना लिखाएगा एक बार, कितना लिखाएगा एक बार, लिखा गया ये 3। अब बचा कौन कौन है 2 2 और कौन बचा है, यानी लसा में जो 2 बार कॉमन है वो एक बार लिखाएगा, 2 बार कॉमन है जो एक बार लिखाएगा, लेकिन मौसम में क्या है तीनों में होना चाहिए, मौसम में क्या होना चाहिए तीनों में होना है, समझ में। अब क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 3 तिहाई 9 दूना 18 दूना 36, 36 ना 36 तिहाई कितना हो जाएगा 18, 108, क्या हो जाएगा 108, यानी इसका लसा क्या हो गया लघुत्तम 108। आई बात समझ में, आई बात समझ में ना, ठीक है। आप लोग इसे नोट करिए और ये 2 आप स्वयं बनाइए, खुद से बनाइए, इसे आप खुद से बनाइए। देखिए बच्चों अब इस टाइप का सवाल देखते हैं, जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लसा गुने मौसा। यहाँ पे मौसा दिया बच्चों 7 और लसा ज्ञात करना है, तो ये आखिर क्या है, ये आखिर क्या है, तो ये आपकी एक पहली संख्या है, ये क्या है दूसरी संख्या है। तो लसा बराबर क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने सीखा था अभी, लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में मौसा। लसा बराबर क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मौसा। तो पहली संख्या हमारे पास कितना है 306 गुना दूसरी संख्या क्या है 651, अब मौसा कितना है 7, 7 कितना है 7, ठीक है। अब क्या करेंगे या तो इसे या इसे काट देंगे, तो देखिए ये शायद नहीं कटेगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा नहीं कटेगा, इसको काट देते हैं। देखो 7 एकम 7, 7 63 है ना, कितना बचा 2, 7 क्या हो गया 7 के पारा से कट गया, 7 63 7 21, कितना आ गया 306 गुना 93, गुना करने पे कितना आ जाएगा, गुना कर देते हैं, आप लोग भी कर लीजिए साथ में। 3 छक 18, 3 3 9, 9 9 छक 54, 9 3 27, 8 5 4 8 2, कितना आ गया 28 458, 28 458, यानी कि लसा कितना आ गया 28 458 है ना, 28 458। यानी जो क्वेश्चन था इस प्रकार से, ये देखिए लघु तरी में आता है, मौसा दिया है 7, यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या ज्ञात करना है लसा, तो लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मौसा, और ये काट दिए इतना बार 93 बार में, तो गुना कर दिया है, आप लोग नोट करिए इसे।
फिर देखते हैं एक और सवाल। चलिए हटाए हटाए। अब देखिए आप लोग नोट कर चुके हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं बच्चों। ये आप देखिए, ये आप खुद बनाइए। ये देखिए दो संख्याओं का मौसा वर्ड में दिया हुआ है, दो संख्याओं का मौसा 23 है, लसा क्या है 1449 है। एक संख्या क्या है बच्चों 161, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या यदि ज्ञात करना हमें, दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या यदि ज्ञात करना है तो लसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या का मौसा, ये लसा दिया तो लसा कितना है 1449, ये और ये हो गया 100, एक संख्या 161। तो देखिए बच्चों कैसे काटेंगे हम लोग, ये 23 के पार से कट जाएगा, 23 से कम 23, ये 23 सत्ते 161, 7 किया 21, 7 दूना 14 है ना, 7 बार में कट गया। अब 7 के पार से काट दीजिए, 7 दूना 14। अब 7 सत्ते 49 नहीं लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा 0 लिखाएगा, 7 सत्ते 49 है ना। यानी दूसरी संख्या क्या आ जाएगा बच्चों 200 है ना, क्या हो जाएगा 0 लिखाएगा है ना। 7 दूना 14, यहाँ पे एक 0 लिखाएगा क्योंकि 2 अंक ना उतर रहा है, तो 0, 7 सत्ते 49। अब समझ में, देखो ऐसे देख लो, सात दूना 14। अब यहाँ पे 4 उतारे तो 4 नहीं ना आता 7 के टेबल में, तो 9 उतारेंगे तो यहाँ पे क्या देंगे 0, 7 सत्ते ये कट गया 207 बार। तो ये आप खुद बनाइएगा बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नावली। अब 1.3 में आएंगे, तो आप इसे नोट करिए। देखिए बच्चों अब हम लोग जाएंगे प्रश्नावली 1.3 में। तो प्रश्नावली 1.3 में जाने से पहले हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन ना हो, मतलब √2 क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये क्या है अपरिमेय संख्या। √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। अब देखिए साथ में देखिए अशांत अनावर्ती भी क्या होता है अपरिमेय संख्या, जैसे 0.1, 1.01, 001, 0001, 00001 है ना। ये क्या है अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती भी क्या होता है, यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं ना कर रहा है, 0 बनाया फिर 001 आया फिर 001 फिर 0001 आ गया, यानी क्या है अशांत अनावर्ती है, यानी रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, जैसे 1.2, 1.12, 122, 1222, 1222, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए और अपरिमेय संख्या है, देखिए जैसे 2 + √2, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय का योग क्या होता है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या बराबर क्या आएगा अपरिमेय। ये ध्यान से देखो, बात नहीं समझ में आ रहा, एक परिमेय और एक अपरिमेय क्या होगा अपरिमेय। फिर से देखिए √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या, √3 क्या है अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है ना। देखिए बच्चों √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या, √3 भी क्या है अपरिमेय, पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या। अब अशांत अनावर्ती क्या होता है अपरिमेय, जैसे 1.01, 001, 0001, ये सभी क्या है अपरिमेय। अब एक परिमेय अपरिमेय का योग क्या होता है अपरिमेय। फिर देखिए 3 - √3,
यानी एक परमेय संख्या एक अपरमेय का अंतर क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। जैसे 2/√2 मतलब एक परमेय और नीचे क्या भाग दिए अपरमेय से, परमेय को अपरमेय से भाग दिए तो क्या आएगा, ये भी क्या आएगा अपरमेय। अब कभी कभी ऐसे दिया रहता है √8/√2 है, अभी क्या है परमेय है कि अपरमेय है, अपरमेय नहीं है। देखिए कैसे देखेंगे, पहले √8 को तोड़ेंगे, √8 को क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो √8 का क्या मान होता है 2√2, क्या था है 2√2, और नीचे √2 तो कट गया, √2 तो क्या बचा 2, यानी ये क्या आ गया परमेय संख्या, ठीक है ना। तो ऐसे भी मतलब तोड़ के निकालने के लिए आता है, तो क्या कर देंगे। अब जैसे यहाँ है √3 गुना √3, अब पूछा ये परमेय है कि अपरमेय है, ये क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 यानी 3, ये क्या हो जाएगा परमेय। एक और इस टाइप से आ जाता है कभी 2 + √2 और 2 - √2, ये परमेय है कि अपरमेय है, पहले देखेंगे। देखिए a + b और a - b का क्या होता है a² - b² ना, तो ये 4 हो जाएगा और रूट से स्क्वायर करके क्या बचेगा 2, यानी क्या आ गया 2, यानी ये क्या है परमेय संख्या, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। फिर देखिए हम लोग आते हैं जो 2 मार्क्स का आता है लघु में, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए एक जो क्वेश्चन आता है बच्चों, √3 एक ऐसे सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लघु में आता है बच्चों कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब हम कैसे इसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसे कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए बच्चों इसे करना है सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या, ये 2 मार्क्स में आता है, ये भी है, ये 2 मार्क्स में आता है, आपका 2 मार्क्स में आता है लघु में। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पे लिखेंगे पहले माना √3 एक परमेय संख्या, क्या है परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या का मतलब क्या है √3 बराबर p/q, ठीक है। √3 बराबर सब लोग इसे बनाइए, जहां p तथा q सअभाज्य, क्या है सअभाज्य, सब बनाएगा। √3 बराबर क्या है p/q, जहां p तथा q क्या है सअभाज्य है, कॉपी में बनाना है सबको। सअभाज्य का मतलब क्या हो गया, वैसी दो संख्या जिसका मासा क्या हो 1 के बराबर, वैसी दो संख्या जिसका मासा क्या हो 1, जैसे a b का मासा क्या होगा ना, वैसी दो संख्या जिसका मासा 1 हो उसे क्या कहेंगे सअभाज्य, ठीक है। तो देखिए मान लिया कि √3 बराबर p/q है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो 3 का स्क्वायर, 3 का रूट से ये कट जाएगा, q² बराबर p², इसको 1 मान लेते हैं हम, इसे हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 है जो p² को विभाज्य करेगा, इन्हें जो गुना में कहा आएगा भाग में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं p² 3 से विभाज्य है। जब p² 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा, p भी 3 से विभाज्य होगा। अब इसे मान लेते हैं हम 2, यानी p का मान यहाँ पे आ गया 3। जब p² 3 से विभाज्य, इसका मतलब p भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब p का मान आ गया है तो हमें q का मान निकालना है, तो p को हटाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना p बराबर 3 के मान लेते हैं, और इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी 3q²
बराबर 3k का होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर। इसे कट गया तो q स्क्वायर बराबर आ गया 3k स्क्वायर। यानी कि ये अब देखिए यहाँ पे p था जो 3 से विभाजित, यानी q भी 3 से विभाज्य होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यानी q भी 3 से विभाज्य होगा। इसको मान लिए 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने माना है कि पी क्यू क्या है, सहभाज्य, यानी कि सहभाज्य का मतलब कि दो संख्या वैसी संख्या जिसका मौसा क्या हो 1। सहभाज्य किसको बोलते हैं, वैसी दो संख्या जिसका मौसा क्या हो 1 के बराबर। लेकिन यहाँ पे देखिए p का मान आया 3 है, q का मान आया है 3, तो 3 3 का मौसा क्या हो जाएगा 3, 3 3 का मौसा क्या होगा 3। तो इस वजह से इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ 3। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो दिए गए के विपरीत है, दिए गए के विपरीत है। यानी हमारी जो मान्यता थी वो क्या हो गया विपरीत है, ये विरोधाभास कर रहा है ना। ये लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास है, यह क्या है, यह विरोधाभास है। इसलिए यहां लिख देंगे √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अब बच्चों देखिए, अब आप यहाँ पे √5 रखिए, √7 रखिए, कुछ भी रखिए, पैटर्न सेम रहेगा। क्या रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। जैसे मान के चलिए हमको सिद्ध करना है √5, तो यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या है, √5 या √5 गुना क्यू हो जाएगा, या 5 का हो जाएगा 5q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर 5 से विभाजित, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इस प्रकार यहाँ पे आप कुछ भी रख के इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। और ये हमारा चल रहा महा मैराथन क्लास, आप लोग और बच्चों को YouTube चैनल से जोड़िए, शेयर करिए ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। और अभी हम लोग ये पहले चैप्टर का 1.3 में चल रहे हैं, अब हम 1.4 भी करेंगे, फिर चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, फिर चैप्टर 2 चलेगा। ऐसे ही आप जुड़े रहिए। देखिए बच्चों, आप लोग इधर देखिए, अब सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इस टाइप का कभी कभी आ जाता है जोड़ घटाव करके, सिंपल वाला तो √3 √5 ये सब लंबा है, लेकिन ये उससे और आसान है। तो हम लोग मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें मान लेंगे बच्चों हम लोग जहां p तथा q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं p/q। अब देखिए बच्चों, परिमेय को परिमेय के पास ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसको आप ऐसे कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, यानी t - 3q बटा q, इधर एलसीएम चल गया, गुना हो गया। अब 2 है जो भाग में चलेगा, √5 बराबर t - 3q बटा 2q। अब ये आ गया, यहां तक क्या आ गया, ये √5 बराबर है t - 3q बटा 2q। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जहां
P तथा Q एक पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब P माइनस 3Q बटा 2Q क्या हुआ? परमेय संख्या हो। क्या हुआ? परमेय संख्या। जब ये पूर्णांक है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? परमेय संख्या हुआ ना। हाँ, जब P और Q क्या है? पूर्णांक है। मान के P बराबर 1 रखे, Q बराबर कुछ रखे 5 6, तो क्या आएगा? कुछ बटा में आएगा, 3/2 या 4/5 कुछ आएगा। तो क्या हो गया? परमेय संख्या। क्या हो गया? परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या हुआ तो ये भी क्या होगा? परमेय संख्या होगा। जब ये परमेय संख्या तो ये भी क्या होगा? जब इधर आया परमेय संख्या तो ये भी क्या होगा? परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या है इसलिए √5 भी परमेय संख्या हुआ, है ना। मतलब ये परमेय संख्या तो दोनों क्या है? बराबर ना होता है। परमेय संख्या हुआ जो कि गलत है। क्या है? जो हमारी मान्यता क्या है? क्या है? गलत है, क्योंकि ये क्या है? √5 अपरमेय संख्या है। क्योंकि √5 क्या है? अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है? गलत हो गया ना। क्या हो गया? गलत हो गया। हम माने परमेय, लेकिन आ रहा है क्या? अपरमेय। इसलिए 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए इतना यहां तक भी देके छोड़ सकते हैं कि ये क्या है? परमेय संख्या। तो इसका मतलब 5 भी क्या है? √5 भी क्या है? परमेय संख्या। क्योंकि क्या है? लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि √5 क्या है? अपरमेय संख्या। इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गया? जो माने थे गलत हो गया। इसलिए 3 + 2√5 क्या हुआ? आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसे नोट करिए आप लोग। हाँ, जब इधर ये परमेय संख्या तो इधर भी क्या आएगा? परमेय संख्या। बराबर है ना। तो जो इधर रहेगा, इधर राम है तो इधर भी राम होगा। राम बराबर राम। लेकिन क्या मान्यता तो हमारी गलत है ना। इस वजह से क्या हुआ? अपरमेय संख्या हुआ। ठीक है, आप लोग नोट करिए इसे। देखिए बच्चों, हम लोग आ गए प्रश्नावली 1.4 में। इसका कह रहा है कि उन परमेय संख्याओं का जिनका दशमलव प्रसार शांत है P/2m और 5m के रूप में। दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? देखिए, यदि मान के चलिए 7/2 है, यदि इसको 2 से भाग देंगे क्या? 6, 2 × 5 = 10। ये पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है? ये शांत है। क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी इसको हमको देखना है किसमें? हर में देखना है। यदि हर में 2 और 5 है, यह सिर्फ 2 है, यह सिर्फ 5 है, तो क्या कहेंगे? इसे शांत कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। जैसे देखिए 5/3 है, तो 5 को 3 को 5 से भाग देंगे। 5 3 × 3 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। अब देखिए ये नहीं कट रहा है। क्या है? नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार क्या है? इसका अशांत है। क्या है? अशांत है। यानी जब हर में 2 और 5 रहे, या सिर्फ 2 रहे, या सिर्फ 5 रहे, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। जैसे देखिए एक है सवाल है 13, 31, 25। अब इतना से भागा देना मुश्किल है बिना भाग विधि से। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग? इसका आवाज गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आवाज गुणनखंड। तो 31, 25 का आवाज गुणनखंड। तो 5 से लगेंगे 5 × 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से 5 × 5, 5 × 2 = 5 × 25। फिर 5 से 5 × 2 = 5 × 25। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 13, 5 का पावर कितना? सॉरी 5। तो 5 का पावर 5 के रूप में है। इसका मतलब ये शांत है कि अशांत है? शांत है।
क्या है, शांत है। क्या बोल देंगे, शांत है। अब देखिए जैसे 17/8 है, 17/8 है, तो 8 को गुणनखंड कर लेंगे, यानी क्या हो गया 17, 2 का पावर 3, तो ये भी क्या हो गया, ये क्या हुआ, शांत हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों 129 है, 2 का पावर 7 है, 5 का पावर 7 है और 7 का पावर 3 है। अब देखिए ये बताइए शांत है कि अशांत है। यहाँ पे देखिए 2 और 5 के रूप में है, लेकिन इसके अलावा क्या है, यहाँ पे 7 भी है, तो इसका मतलब ये शांत हुआ कि अशांत हुआ, अशांत हो गया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अशांत हो गया। ठीक है, तो इससे आप सवाल बनाइएगा इस पे। अब देखिए कुछ और एक्स्ट्रा बता देते हैं। अब देखिए जैसे ये है जैसे 0. जैसे देखिए पहले 2/1/3 है, इसको हम भाग देते हैं, तो कितना 0.3, फिर 0.3, फिर 3 बार में, यानी ये लगते जा रहा है। क्या है, यानी क्या है, 1/3 का माना है 0.333, ये रिपीट कर रहा है। क्या है, ये है अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती, ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। क्या है, 3 है ना नीचे, इसका मतलब ये क्या है, संख्या अशांत है, कि कटा नहीं ना पूरा पूरा, तो क्या है, अशांत है। लेकिन क्या है, आवर्ती है। क्या है, आवर्ती यानी रेकरिंग में, तो इसको क्या कर देंगे, 0.3 पे बार लगा देंगे। क्या कर देंगे, 0.3 पे बार लगा देंगे। जिसे 0.4 पे बार लगाते, इसका मतलब 4 4 4 को रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसका मतलब हम लोग ये कर सकते, देखिए 3 है तो 3 का 3 लिख दिए। कितना अंक पे बार है, 1 अंक पे, तो कितना 9 देंगे, 1। ठीक है, अब सेम 4 2 पे बार है, तो क्या करेंगे, 42 लिखेंगे। कितना बार देंगे, 9। 2 को बार, 2 अंक पे बार, तो 2। फिर देखिए रेकरिंग वाला है, ये 3 2 1 है, तो कितना 9 देंगे। ठीक है, अब जैसे कभी कभी 3 ऐसे बार दिया हुआ है, इसको जोड़ना है, तब क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ना है, तो 3 2 5 थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे 3/9, आइए करेंगे 2/9, यानी क्या हो जाएगा 9, आइए 3 + 2 यानी 5/। आ रही बात समझ में। अब देखिए जैसे 0.42 पे बार है, सिर्फ 2 पे बार है। क्या है, सिर्फ 2 पे बार है, तो क्या करेंगे 42 में से क्या घटा देंगे, जिसपे नहीं उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जिसपे बार है उतना 9 और जिसपे नहीं वो 0, यानी क्या 38/90। 0.324 यानी 2 पे बार है, तो क्या करेंगे 324 माइनस क्या करेंगे 3, और क्या करेंगे 99 और एक 0 लगा देंगे। जितना अंक पे उतना 9 और जिसपे नहीं उतना 0, तो क्या आ जाएगा 321/9। आगे बात समझ में। देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट लिखा देते हैं, आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे x है, बार दिया हुआ है, या ए बी सी, यहाँ 0.a पे बार है, तो क्या लिखेंगे a/a कोई संख्या होगा। क्या होगा, a कोई संख्या। 0.ab पे बार है, तो क्या लिखेंगे ab/9। abc पे बार है, तो क्या लिखेंगे abc/9। 0.ab बी पे बार है सिर्फ, तो क्या करेंगे ए बी लिखेंगे, माइनस क्या कर देंगे a/। 0.abc बीसी पे बार है, तो abc लिखेंगे माइनस a/990। आई बात समझ में। आप बच्चों इसे नोट कर लीजिए। इस प्रकार हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब एंट्री करते हैं हम लोग चैप्टर 2 में। देखिए बच्चों हम लोग का है जो चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2 बहुपद में। चैप्टर 2 में बच्चों हम लोग को पढ़ना है बहुपद। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद है क्या। तो बहुपद होने के लिए बच्चों, बहुपद होने के लिए जो चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चर का घात होने के लिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। ये चर का घात है, पावर है, जो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए।
यदि चर का घात पूर्ण संख्या है बच्चों तो इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है, अर्थात बहुपद नहीं होगा। जैसे ये चर है 1+2, तो यहाँ पे ये चर है बच्चों, ये क्या है, अचर है। क्या है, ये चर है, ये अचर है। तो इस चर का घात कितना है, 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुपद। ठीक है, x² + 3x + 4। अब देखिए इस बहुपद में दो जगह चर है, इस बहुपद में दो जगह चर है, देखिए एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है। इस चर का घात 2 है, इस चर का घात 1 है। तो देखिए एक पूर्ण संख्या है, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों, बहुपद है। x² + 1/x + 2। अब देखिए क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे इस चर का घात कितना है बच्चों, 2 है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो ये है, अब देखिए नीचे है x², तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा इसका, -1। -1 है जो बच्चों, -1 है जो पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। -1 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये क्या है, बहुपद, बहुपद नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। फिर देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। 3x² + √x + 4, क्या यह बहुपद है। तो देखिए यहाँ इस चर का घात कितना है, 2 है। रूट का मतलब होता है बच्चों, रूट का मतलब होता है 1/2। घात क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2, ये 1/2 है बच्चों, जो क्या है, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, परमेय संख्या। तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्या, x² + 1/x + 2 है। तो देखिए यहाँ पे ये चर है, तो इसका चर का घात क्या है, 2 है। लेकिन ये क्या है, नीचे है, हर में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद है ये, क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, चर का घात होगा तभी ये बहुपद होगा, अर्थात बहुपद नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम लोग, आप लोग नोट करिए, नोट भी कर सकते हैं, नोट करना है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे, अब बहुपद के प्रकार को देखते हैं। तो पहला आ जाएगा बच्चों हमारा रैखिक बहुपद। क्या आ जाएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, यदि चर का घात, चर का घात यदि कितना हो, 1 हो। चर का घात कितना के बराबर हो, 1 हो, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रैखिक बहुपद। जैसे x + 1, इस चर का घात क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, रैखिक बहुपद है। y + 2, तो इस चर का घात कितना है, रैखिक बहुपद है, यानी 1 है। जैसे 2x + 1, इस चर का घात क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, रैखिक बहुपद है। अब देखिए बच्चों द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। यदि बच्चों चर का घात 2 होगा, यदि चर का घात क्या होगा, 2 होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। जैसे x² + 3x + 2, इस चर का घात कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे इस चर का घात क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, द्विघात बहुपद है। जैसे 4x² 3x + 4, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर का घात कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, यदि चर का घात यदि चर का घात 3 है तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। जैसे x का पावर 3, 4x² 3x + 2, इस चर का घात कितना है बच्चों, 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। y का पावर 3, 2x का 3y 2y² y + 2, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि समीकरण में है क्या, y का जो घात कितना है, 3 है, तो इस कारण ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब देखिए बच्चों यदि 3 क्या है, 3 क्या है, बहुपद है कि नहीं, 3 भी बहुपद हो सकता है। कैसे, यहाँ पे x का पावर 0 दे देंगे यदि हम,
तो ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। तीन, देखिए किसी का पावर जीरो क्या होता है, एक होता है। किसी का पावर जीरो क्या होता है, एक होता है। किसी का पावर जीरो क्या होता है, एक होता है। जैसे जिसे फोर यहाँ पे, तो फोर बहुपद है कि नहीं, फोर भी बहुपद है। यदि ऑप्शन में दिया हुआ है शून्य बहुपद, तो क्या लिखेंगे, शून्य बहुपद है। क्यों, क्योंकि देखो एक्स का पावर क्या कर देंगे, जीरो। क्या कर देंगे, जीरो। यानी फोर गुना एक क्या होगा, फोर ही ना आएगा। तो यानी फोर, फोर क्या है, फोर बहुपद है। कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। क्या है, शून्य बहुपद है। फोर क्या है, शून्य बहुपद है। ठीक है, तो नोट करना है, नोट करना है। हटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। नहीं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं, आगे बढ़। रैखिक बहुपद का यदि हमें रैखिक बहुपद का शून्य निकालना है, क्या है, शून्य। क्या निकालना है, शून्य। शून्य का मतलब एक रैखिक समीकरण है। जैसे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ए प्लस बी बराबर जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका शून्य। शून्य कैसे निकलेगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा इधर माइनस बी, तो एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस बी बाई। यानी रैखिक बहुपद का कुल कितना शून्य का आया है, एक। रैखिक बहुपद का क्या है, शून्य, एक। यदि बोले कि एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करे, क्या करे, शून्य ज्ञात करे, तो बराबर क्या कर देंगे, सीधा अपने मन से जीरो। 2x बराबर माइनस 5 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 5/2। यानी जो इसका शून्य क्या है, माइनस 5/2। कितना शून्य हुआ रैखिक बहुपद में, एक शून्य। जैसे 4x माइनस 7 बराबर क्या कह रहा है कि इस रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करें, क्या कर देंगे, बराबर 4x बराबर क्या हो जाएगा, 7। x बराबर क्या हो जाएगा, 7/4। तो ये रैखिक बहुपद का 7/4 क्या है, शून्य है। तो इस रैखिक बहुपद का कितना शून्य का है, एक। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है, इस रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो क्या होता है, a प्लस बी। ठीक है ना, जहां a बराबर जीरो नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये सब आप समझे हुए हैं, नोट करना है। अब देखिए, अब द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें, तो बराबर क्या कर देंगे हम लोग, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, बराबर जीरो कर देंगे। यदि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो बराबर जीरो। और यहाँ साथ में क्या दिया गया, ए बराबर जीरो नहीं है, तथा ए बी सी वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, ए बराबर जीरो यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा, ए बराबर जीरो नहीं होगा। ये द्विघात बहुपद का क्या है, शून्य, तो क्या कर देंगे, बराबर जीरो। अब इसमें पूछ देता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, शून्य है। क्या है, अल्फा बीटा क्या है, शून्य है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा बीटा क्या है, शून्य है। या इसी को हम लोग कभी कभी बोल देते हैं मूलों का योग। क्या बोलते हैं, मूलों का योग या मूलों का गुणनफल, है ना। मूलों का योग या मूलों का गुणनफल, या शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यदि एक समीकरण निकालने की, यदि द्विघात बहुपद में मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ, बोला कि द्विघात बहुपद क्या करे, क्या करे, द्विघात बहुपद ज्ञात करे। द्विघात बहुपद ज्ञात करे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पे शून्य दिया रहेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। यदि अल्फा बीटा शून्य दिया रहे या शून्यकों का योग, शून्य का गुणनफल दिया रहे, तो ये निकालेंगे। यदि सिर्फ द्विघात बहुपद दिया रहे तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य ज्ञात करें, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य ज्ञात करें। तो ये किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर 0। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 11 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 11। इसका मतलब हुआ एक बार x बराबर प्लस में रूट 11 आएगा, एक बार x बराबर माइनस रूट में 11, यानी आंसर इसका कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में कितना शून्य होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद में 2 शून्य होता है, यानी x बराबर 1 ही आया, 1 ही आया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है का शून्य ज्ञात करें, कितना दिया रहेगा, कहेगा शून्य ज्ञात करें, तो बराबर क्या कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बराबर क्या कर देंगे, 0। तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, प्लस माइनस अंडर रूट में 3, प्लस माइनस में अंडर रूट 3। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार प्लस में रूट 3, एक बार माइनस में रूट 3। क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में रूट 3, एक बार माइनस में रूट 3, यानी 2 आंसर आएगा। क्यों, इसका शून्य कितना है, 2 है। शून्य कितना है, 2 है। शून्य कितना है, 2 है। अब देखिए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर करा, इसका शून्य ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5। एक्स बराबर एक बार लिखेंगे प्लस में रूट 5, सॉरी इधर प्लस माइनस रूट 5, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5। एक बार एक्स बराबर माइनस रूट, यानी ये शून्य हुआ। ये क्या हुआ, इसका द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात किया हम लोगों ने। ये हटा दे, नोट करना है, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हटा रहे हैं। अब देखिए जैसे कि x बराबर ऐसे एक समीकरण के रूप में निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 का शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 का क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो बराबर क्या कर देंगे हम लोग, 0। जब भी बोले शून्य ज्ञात करें तो क्या कर देंगे, बराबर। अब इसको गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए, गुणा करने पे 6 आ जाए, यानी 2 तिहाई 6। 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे 2 पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, यानी एक ये पेयर हुआ और एक ये हुआ। तो x कॉमन ले लेंगे इसमें, तो x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, 2, यानी 2 इसमें, और 6 का भी गुणनखंड क्या होता है, 2। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 3। अब यहाँ पे x प्लस 3 क्या कर लेंगे, बराबर 0। एक बार x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, यानी x बराबर क्या आ गया बच्चों, -3। एक बराबर आ गया x बराबर -2, यानी कि x का मान कितना है, 2 है। एक -3 में, एक -2 में, यानी कितना शून्य खोया, 2 को हुआ। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद कितना शून्य होता है, 2, इसलिए इसका आंसर 2 आया। अब आप इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन देते हैं। देखिए बच्चों, अब ग्राफ में देखते हैं हम लोग शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए शून्यकों की संख्या वहां पे निकलेगा जहां पे एक्स एक्सिस को टच करेगा। यदि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यानी शून्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इस चित्र में एक्स अक्ष को ये लाइन टच कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, ये वाली लाइन क्या एक्स अक्ष को, ये देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो क्या ये लाइन एक्स अक्ष को टच कर रही है, नहीं ना। तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। ये वाली लाइन है जो एक्स अक्ष को टच करी एक बार, तो क्या हो जाएगा शून्यकों की संख्या। ये वाली लाइन है जो कर्व है जो 3 बार, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3।
इसमें देखिए 1 2 तो शून्यकों की संख्या 2, इसमें 1 2 3 4 यानी शून्यकों की संख्या 4, इसमें 1 2 3 यानी शून्यकों की संख्या क्या हो गया बच्चों? तो आसान सवाल है बच्चों। अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2 में, ये 2.1 का था। देखिए बच्चों, अब इस सारे प्रश्नों का हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या कर देंगे? बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? बराबर 0। अब देखिए इसे क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, यानी 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 4 गुना 2 कर सकते हैं, 4 गुना 2, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। गुना करने पे आना चाहिए 8, घटाने पे क्या आना चाहिए? 2। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। अब माइनस में क्या लिखेंगे? 4x, क्योंकि माइनस में यहाँ पे क्या है? 2 है, तो माइनस 4x प्लस 2 है ना। क्या हो जाएगा? माइनस 4x प्लस 2, क्योंकि माइनस 4 में से प्लस 2 गया तो माइनस 2 आ जाएगा। आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ा लगा देते हैं इसका, x कॉमन लिए तो क्या बचा? x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 4। अब यहाँ पे क्या कॉमन चल जाएगा? x माइनस 4, तो बचेगा क्या? x प्लस 2 बराबर, एक बार x माइनस 4 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया? 4, x बराबर क्या आ गया? माइनस 2। यानी इसका शून्य क्या आ गया? इस समीकरण का शून्य क्या आ गया? x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, ये शून्य ज्ञात कर हो गया। यदि आपको बोले कि इसका जांच कीजिए, क्या कहे? इसका जांच कीजिए, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे a बराबर कितना? देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर bx प्लस c। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ यहाँ a है, तो यहाँ क्या है? 1। b के जगह क्या है? bx है यहाँ पे, तो x के साथ यहाँ पे क्या है? माइनस 2, और c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 8। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस 8 होगा ना। अब हमें लिखना शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब देखिए ये है आपका अल्फा, ये क्या है? बीटा। अल्फा बीटा क्या है? यहाँ पे शून्यक है, तो अल्फा की जगह रखेंगे 4 और बीटा की जगह क्या रखेंगे? माइनस 2। हो गया। यहाँ माइनस बी की जगह क्या रखेंगे बच्चों? माइनस 2, और ए की जगह कितना रखेंगे? 1। 4 में से 2 गया 2, इधर माइनस माइनस प्लस 2, यानी 2 बराबर 2, यानी LHS बराबर हो गया RHS, यानी ये सही है ना। जांच में क्या हो गया? दोनों सही। अब क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल यदि ज्ञात करना हो तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा कितना आया है? 4, बीटा कितना है? माइनस 2। यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है? माइनस 8, ए का 1, तो 4 गुना क्या हो गया? माइनस 8 बराबर 8, यानी यहाँ पे सत्यापित हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे सत्यापित हो गया, यानी शून्य भी निकाल लिए और उसका जांच भी कर लिए। यदि सिर्फ शून्य निकालने आए तो यहाँ तक करके छोड़ देंगे, या सिर्फ जांच करने आए तो दोनों लिखेंगे, या सिर्फ शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल करना है तो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए कर देंगे। जांच कहेगा तभी दोनों बनाएंगे, जांच कहेगा तभी दोनों बनाएंगे, अन्यथा ये छोड़ देंगे ये वाला स्टेप। ठीक है, बाकी आप लोग खुद बनाइएगा। क्या बताना है इसमें? कोई वाला बनेगा ना? ठीक। देखिए बच्चों, ये आप देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। px को gx से भाग देने पर भागफल और px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर चल जाओ।
ये क्या है, इसको भाग देना है, क्या है, इसको भाग देना है, इसको भाग देना है, ठीक है। देखो gx को px में भाग देना है तो भागफल और शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे गुना करें कि ये कट जाए, x से, तो x का पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे x का पावर 3 माइनस 2x, यहाँ जिससे गुना किए x को यहाँ लिख देंगे, ये प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से तो प्लस, कट गया। अब ज्यादा पावर वाला को यहाँ लिखेंगे पहले, यानी माइनस 3x स्क्वायर, अब देखिए x यहाँ प्लस 2x, यहाँ x है 5x प्लस में, तो क्या हो जाएगा 5 2 7 माइनस 3। अब देखिए फिर इसमें हम क्या से गुना करें कि ये कट जाए, तो हम क्या से, माइनस 3 से, माइनस से आ गया माइनस 3 से, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 बटा में, अब माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, एक प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस, कट गया। बचेगा क्या 7x, अब माइनस 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 9। अब यहाँ कैसे किए थे माइनस 3 से, तो हमारा जब बच्चों ये आ गया भागफल x माइनस 3 और जो शेषफल आ गया 7x माइनस 9, ये आपका क्या हो गया, फिर से नोट करिए, नोट करना है। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट का सवाल है, इसका शेषफल और भागफल ज्ञात करना है, तो इसको x को पहले लिख लेंगे, फिर x 4 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, अब इसमें भाग देना बच्चों, तो इसमें क्या से गुना करें कि ये कट जाए, इसमें x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में क्या से गुना करें कि ये कट जाए, तो x का स्क्वायर, x का 4 हो जाएगा, ये x का क्यूब हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो जिससे कि वो यहाँ लिख देंगे, तो x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे कट गया। ज्यादा घात वाले को पहले लिख देंगे, अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, ये ना माइनस 3 माइनस x क्या हो गया माइनस 4। अब देखिए इसमें क्या से गुना करें कि ये कट जाए, तो x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 x स्क्वायर प्लस x का पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x, तो ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये कट गया। अब देखिए ये माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस x, ये प्लस 5। अब इसमें क्या से गुना करे कि ये वाला कट जाए, तो कैसे करेंगे माइनस कैसे 3 से, कैसे करेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस 3 है ना, माइनस 1 और प्लस माइनस 3 और प्लस 1 क्या होगा माइनस, ये लिख देते हैं यहाँ, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया। अभी क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 8। अब देखिए ये इससे नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये है जो शेषफल है जो भाजक से क्या आ गया कम आ गया, शेषफल है जो भाजक से क्या आ गया कम आ गया, तो अब कटेगा नहीं। अच्छा 4x, ये अच्छा सॉरी देखते फिरते, ये कट गया, ये प्लस में x क्यूब, ये माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। देखिए बच्चों फिर से देख लेते हैं एक बार, फिर इसमें क्या से गुना करें कि ये कट जाए, तो x स्क्वायर से x से करते तो x का पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x, इससे कट गया। अब ये क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या आ जाएगा प्लस 5, ठीक है। अब इसमें क्या से गुना करें कि ये कट जाए, तो माइनस 3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3,
प्लस माइनस ये प्लस, इससे ये कट गया, ये प्लस माइनस 3x भी कट जाएगा और क्या आ जाएगा 8। यानी हमारा जो भागफल आ गया बच्चों क्या आ गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 और क्या आ गया शेषफल 8 आ गया। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने ये सवाल भी देख लिया भाग निकालने के लिए, भाग विधि से शेषफल और भागफल निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बच्चों जाएंगे चैप्टर 3 में, तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3। पॉज करना, पॉज।